नमस्कार साथियों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। आज का हमारा वीडियो बिल्कुल उसी के पर्पस पे है। जिन लोगों को भी लगता है कि क्या है यूपीएस, कैसे है, क्या इससे केंद्र के जो कर्मचारी है वही लाभान्वित होंगे या राज्य सरकार के भी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, किस प्रकार से ये यूपीएस योजना है ये ओपीएस से बेटर है या वैसी नहीं है, एनपीएस से अच्छी है या वैसी नहीं है। आज का वीडियो हमारा पूरी तरीके से उसी के बारे में रहेगा, बिल्कुल उसी में हम जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो देख रहे हैं कि यूपीएस किस प्रकार से अलग होने वाली है, इस वीडियो के बाद में आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यूपीएस केंद्रीय सरकार के द्वारा 24 अगस्त को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। अब जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं कि ये कब से लागू होगी, तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से। अब इससे किन किन को लाभ मिलेगा, तो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अब अभी जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है, ये स्पेशली लाई गई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो क्या इससे राज्य सरकार के भी कर्मचारी लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे, इस वीडियो के दौरान हम पूरी चीजें देखेंगे। साथ ही केंद्रीय मतलब जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के पास में या तो वो एनपीएस या यूपीएस में से कोई भी एक चुनने का उनके पास में मौका होगा कि या तो आप एनपीएस ले सकते हैं या यूपीएस ले सकते हैं, आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। और उन्होंने कहा, अब जैसे भी आप देखेंगे तो श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जैसे भी ये चीज आई उसके बाद में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो इसे अपना सकती है। मतलब यदि राज्य की सरकार यदि चाहेगी तो उसके कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो ये आ गई है, लेकिन राज्यों के ऊपर उन्होंने डाल दिया है कि राज्य सरकार चाहती है या नहीं। जो राज्य सरकार चाहेगी वो अपना लेगी और उसी के साथ में राज्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा ही होगा। अब हम बिल्कुल इसी के तहत देखेंगे कि क्या होती है ओपीएस, क्या है एनपीएस, क्या होगी यूपीएस, बिल्कुल कब कब कैसे कैसे आई। तो आज हमारा वीडियो पूरी तरीके से उसी के लिए है। अब आप देखेंगे तो श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया है। अब बहुत सारे लोग इस पे एक अलग अलग अपना तर्क निकाल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से वो डिफरेंस भी बताएंगे कि एनपीएस ओपीएस में क्या डिफरेंस है। अब आप कहें कि ये क्या होती है, कब इसे लाया गया, कैसे लाया गया और क्यों लाया गया। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, उन केंद्रीय कर्मचारियों ने कहा था कि हम 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना बना रहे हैं। अब वो क्यों योजना बना रहे थे, क्योंकि एनपीएस जो चल रहा है, एनपीएस जो चल रहा था न्यू पेंशन स्कीम, उसको बंद करे और उसके तहत गारंटीकृत ओपीएस को लागू करे। गारंटीकृत ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। अब आप देखेंगे कि ओपीएस कब आई, एनपीएस कब आया, यूपीएस कब आया, तो उसके बारे में देखेंगे कि जब भी पुराने जितने भी शासकीय कर्मचारी होते थे जो दिसंबर 2003 के पहले ज्वाइन हुए हैं, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था। मतलब दिसंबर 2003 के पहले जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी सभी लोगों को ओपीएस का लाभ मिल रहा था। अब दिसंबर 2003 के पहले वाले तो बाद वालों के लिए क्या है, तो जो व्यक्ति दिसंबर 2003 के बाद 1 जनवरी 2004, जिन जिन व्यक्तियों ने 1 जनवरी 2004 के बाद में ज्वाइन किया है उनको एनपीएस मिल रहा था। अब एनपीएस क्या है, कैसे है, अभी हम बिल्कुल इस वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे। अब यही एनपीएस की योजना चल रही थी। एनपीएस की योजना चलते चलते 24 अगस्त 2024 को श्री अश्विनी वैष्णव जी आते हैं। वो बताते हैं कि अब हम बिल्कुल इस एनपीएस की जगह यूपीएस ला रहे हैं। लेकिन अब यूपीएस कब से लागू होगी, तो उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2025 से। अभी आप देखेंगे अगस्त का महीना चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 की बात कर रहे हैं, तो बीच वाले लोग कहां जाएंगे, क्या इनको कौन सी योजना मिलेगी, कैसे मिलेगी, या 2003 के बाद आए तो उनको यूपीएस मिलेगी या नहीं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें, बिल्कुल इनिशियल लेवल से आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है, किसमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। और कर्मचारियों के साथ में अभी भी आप देखें तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूपीएस नहीं, हमें तो केवल और केवल ओपीएस चाहिए और पुरानी वाली ओपीएस चाहिए। तो इस वीडियो के साथ में आपकी वो चीजें भी क्लियर होते चलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है। अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आ गई यूपीएस। यूपीएस
मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लाया गया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो भी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाए हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार इसे अपना सकती है। मतलब ये राज्य की सरकार के ऊपर डिपेंड है कि अपने राज्य के जो कर्मचारी है उन्हें देना चाहती है या नहीं। तो बिल्कुल ये कैसी एक पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या है, मिलेगी, मतलब डेफिनेट मिलेगी। यदि जो भी यूपीएस केस में आते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अब कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो इसको देखते हैं। 25 साल काम किया यदि किसी व्यक्ति ने भी शासकीय सेवा ज्वाइन की और 25 साल तक उसने शासकीय सेवा में कार्य किया तो उसे यह पेंशन मिलेगी। अब बोलेंगे यह पेंशन क्या होता है, तो यह पेंशन को अभी हम पूरा डीप में देखेंगे आगे की ओर। इस वीडियो के साथ में आपके वो सब पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिन्हें ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस में भी डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है और कौन सी योजना बेटर है, और यदि आप यूपीएस सिलेक्ट करते हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है। अब जिसने 25 साल काम किया तो उसको ये पेंशन मिलेगी। जिस व्यक्ति ने 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा काम किया तो उसे यह पेंशन मिलेगी। यह क्या है, अभी हम आगे जाकर उसे पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया कि आपने नौकरी की, और दूसरी कहे कि भगवान की कृपा ऐसी रहे कि आप बहुत लंबी उम्र तक जिए, बहुत लंबी उम्र तक जिए। लेकिन किसी अनहोनी के हो जाने के कारण यदि कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो सरकार ने उसके बारे में कहा है कि एश्योर्ड फैमिली इनकम, कि व्यक्ति नौकरी तो कर ही रहा है, तो यदि होगा तो रिटायर्ड होगा। रिटायर ना होते होते जॉब में रहते रहते ही यदि किसी व्यक्ति के साथ अनहोनी हो जाती है तो उसमें उसके बोलते हैं एश्योर्ड फैमिली पेंशन की। उसमें क्या होगा, तो कर्मचारी की मौत होने पर के समय उसकी जो भी पेंशन बनेगी, मतलब कोई इंप्लॉय जॉब कर रहा है, जॉब करने के दौरान ही किसी कारणवश किसी अनहोनी हो जाती है तो अनहोनी के केस में जितनी उसकी सैलरी होगी उसका 60% पेंशन के रूप में उसके परिवार को मिलेगा। मतलब यदि आप जीवित है तो आपको यह वाला केस होगा, 25 साल या उससे ज्यादा नौकरी की होगी तो एक पेंशन बनेगी, 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा होगी तो दूसरे लेवल की बनेगी, और यदि अनहोनी हो जाती है तो आपकी जितनी सैलरी है उस सैलरी का 60% फैमिली को मिलेगा। काय में, एश्योर्ड फैमिली पेंशन के थ्रू। इसी में अब हम आगे चलते हैं। तो एक तो हो गया एश्योर्ड फैमिली पेंशन, एक हो गया पेंशन। उसी के बाद में एक कंडीशन ये आती है कि मान लो आपने नौकरी तो की, 25 साल से कम की, 10 साल से ज्यादा की, लेकिन अब कितनी पेंशन बनेगी, तो सरकार ने एक बात और भी क्लियर बोल दी है कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, मतलब कितनी मिनिमम पेंशन जो मिलेगी ही मिलेगी, तो वो है 10 साल से कम सर्विस यदि कोई करता है। जैसे हमने देखा 25 साल से अधिक तो एक बनेगी, 25 से 10 का एक स्लैब था। यदि कोई व्यक्ति 10 साल से कम भी सर्विस करता है तो कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह उससे पेंशन मिलेगी मिलेगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में आता है और उसके बाद में, तो तीन चीजें देख ली, 10 साल से कम तो 10,000 परमानेंट मिलेगी, और साथ ही सरकार ने एक चीज और कही है कि महंगाई के हिसाब से आज की तारीख में 15,000 रुपए के करीबन होगा। क्यों, क्योंकि इसी में जुड़ेगा डियरनेस, ये चीजें जो हम डीए बोलते थे, तो डीए को सरकार डीआर के तौर पे ले गई। अभी हम आगे देखेंगे डीआर भी क्या होता है। अब इन तीनों पर महंगाई के हिसाब से क्या होगा, तो ये तीनों देखा, एक आपने पेंशन देखी, एक आपने एश्योर्ड फैमिली पेंशन देखी, तीसरा आपने देखा एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इन तीनों पर उस समय की डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा। अब डियरनेस रिलीफ ये क्या होता है, कौन डिसाइड करता है, तो ये होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। यह एक कमेटी होती है, कमेटी देखती है कि इस समय किस प्रकार से महंगाई चल रही है, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये चीज है डीआर के तौर पे आएगी। अब उसे डीआर कौन ये करेगा, तो AICPIW जो होगा वो आधारित करेगा कि क्या डीआर होगा। साथ ही कर्मचारी को आखिरी 6 माह की सैलरी भत्ता लमसम अमाउंट में मिलेगा। मतलब जब भी व्यक्ति रिटायर्ड होगा तो उसे 6 महीने का सैलरी और भत्ता लमसम में उसे दिया जाएगा। उसी के बाद में हम फिर आगे चले, तो ये तो आपने यूपीएस की चीजें देखी। अब इसी में देखे तो ये जो यूपीएस लाया गया, कौन कौन सी कमेटी थी, तो बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों का जो संगठन था उन्होंने इस बैठक का विरोध भी किया था। लेकिन इस बैठक में पीएम ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM जो क्या है, एक जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं इनका एक संगठन होता है जो किसी भी प्रकार से बैठक होती है तो वो हिस्सा लेता है और वहां पर डिसाइड होते हैं। तो पीएम JCM के सदस्य शामिल थे। उस और कौन कौन थे,
ओपीएस, एनपीएस व 8वें वेतन आयोग को लेकर के चर्चा की गई है, जो 2026 में आने वाला है। बजट में भी एनपीएस में सुधार की बात कही, जब भी बजट पारित किया गया था तब भी एनपीएस में सुधार की बात कही गई थी। और उन्होंने कहा कि जितनी भी ओपीएस है, ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसकी बहाली पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया गया। मतलब यदि बहाली होती तो ओपीएस ही आ जाती, लेकिन वो लेकर आए हैं यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब हम फिर इसके आगे चले कि इसमें किस किस प्रकार से, तो यहां से आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ओपीएस और यूपीएस किस प्रकार से अलग अलग है, देखेंगे आप इस वीडियो में। आपको ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस सभी के बारे में अभी हम एक साथ सभी की कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हम केवल और केवल दो दो को लेकर के आए, और क्या बेटर होगी, कैसे होगी, इसे आप देखें। जैसे हमने देखे यूपीएस में वो मिलेगा। अब इससे एक बेसिक तौर पे निकाला गया है कि यदि कोई व्यक्ति 25 साल की सेवा करता है, यदि किसी व्यक्ति ने 25 साल की सेवा की, देखिए सब अलग अलग ऑफिसर्स होंगे, सबकी सैलरी अलग अलग होगी, लेकिन हमने कॉमन वाला पार्ट निकाला कि 25 साल की सेवा और उसे 50,000 का मूल वेतन पर गणना कर रहे हैं कि उसका मूल वेतन 50,000 है। किसी ने 25 वर्ष सेवा की, उसका मूल वेतन 50,000 है, तो ओपीएस क्या होगी और यूपीएस क्या होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होगा, और यहां पर हम देखेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या होगा। तो ओपीएस में जो पेंशन मिलती है वो मूल वेतन का 50% होती है, मूल वेतन का 50%। अब 50% कैसे, जैसे हमने देखा 50,000, तो 50,000 का 50% होगा 25,000 मिलेगा, प्लस ओल्ड पेंशन स्कीम में डीए मिलेगा, जो डेली अलावेंस बोलते हैं। लेकिन जो यूपीएस की बात करें तो 25 साल की सेवा 50,000 पे, तो मूल वेतन का 50% मतलब कितना, 25,000, और यहां पर डीए नहीं, यहां पर मिलेगा डीआर। डीआर वहां पे अपन ने देखा था कि डीआर AICWI के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, मतलब 25,000 प्लस डीआर मिलेगा, क्या, पेंशन के तौर पे। अब फैमिली पेंशन की बात करें तो हमने देखा था फैमिली पेंशन कैसी होती है कि जब व्यक्ति शासकीय सेवा से रिटायर्ड होने के बाद भी यदि उसके साथ में अनहोनी हो जाती थी, उसकी जो फैमिली को मिलने वाली पेंशन है, तो जो मूल वेतन है, मूल वेतन मतलब 50,000 का 30% कितना, 15,000 प्लस मिलता था डीए। लेकिन यूपीएस में क्या होगा कि फैमिली पेंशन मूल वेतन का 30% तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 50,000 का 30% 15,000 हुआ। यहां पर जो डीए मिलता था, यहां पर क्या मिलेगा, डीआर मिलेगा। अब उसी के बाद में आप देखें कि न्यूनतम पेंशन की, उसमें भी एक कंडीशन उन्होंने डाली थी कि किसी भी व्यक्ति की मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस डीए होगी ही होगी। लेकिन यूपीएस है तो यूपीएस में उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पेंशन 10,000 प्लस डीआर होगी, 10,000 प्लस डीआर होगी। तो ये आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। पेंशन की बात करें 25,000 प्लस डीए था, यहां पर भी 25,000 प्लस डीए। अब 25,000 फिक्स नहीं है, उसके हमने एवरेज वैल्यू ली और एवरेज वैल्यू पे निकाला कि मूल वेतन का 50% प्लस डीए डीआर। फैमिली पेंशन भी सेम ही, न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 9,000 प्लस डीए था, लेकिन यहाँ पर 10,000 प्लस डीआर है। तो अब आपको तो लग रहा होगा कि यूपीएस और अच्छी है। अभी हम आगे चलते हैं, आगे और इनका डिफरेंस देखेंगे कि ये कैसे कैसे है। उसी के बाद में आप चलेंगे आगे, तो यूपीएस में क्या है कि ग्रेच्युइटी का नुकसान है। अब ग्रेच्युइटी का नुकसान क्या है, यदि ओल्ड पेंशन स्कीम कोई 25 साल, वही हमने कॉमन फैक्टर लिया है, 25 साल की नौकरी, 50,000 का मूल वेतन बेसिक पे है, तो यदि कोई व्यक्ति ओपीएस के थ्रू नौकरी कर रहा था, ओपीएस के थ्रू मतलब दिसंबर 2003 के पहले यदि ज्वाइन हुआ, तो मिनिमम मतलब मिनिमम एक तरीके से कहा जाए कि 12,37,500 रुपए उसकी ग्रेच्युइटी होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यूपीएस के तहत रहेगा तो उसकी कितनी होगी, 9,37,500। इस प्रकार से आप ग्रेच्युइटी में देखेंगे तो 3 लाख रुपए का फर्क आएगा, 3 लाख रुपए के करीबन फर्क आएगा में ग्रेच्युइटी में। साथ ही जैसे भी इसको लाया गया, श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसे बताया गया, उसी में देखेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी थे। उन्होंने कहा, टीवी सोमनाथन जी ने कहा कि यूपीएस बेहतर है। उन्होंने उनके भी वर्ड देखिए कि किस प्रकार से डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने कहा कि यूपीएस बेहतर है, कितने 99% बेटर है, लेकिन बोलते हैं किससे, एनपीएस से 99% बेटर है।
ओपीएस का जिक्र उन्होंने यहां पर भी नहीं किया और ओपीएस की बहाली पे तो चर्चा ही नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि एनपीएस 99% बेटर है और ये क्या दे रही है कि एक निश्चित पेंशन का विकल्प दे रही है। तो बिल्कुल एक निश्चित पेंशन तो दे ही रही, क्योंकि 10 साल से कम भी किसी की सर्विस होगी तो उसको भी मिनिमम पेंशन होगी 10,000 प्लस डीआर। तो उन्होंने भी बात कही कि एनपीएस से 99% बेटर है, लेकिन ओपीएस का जिक्र नहीं किया और उन्होंने कहा एक निश्चित पेंशन का विकल्प दे रही। किन्होंने? कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी ने कहा। अब हमने ओपीएस और यूपीएस के बारे में तो देख ही लिया है। अब एक कंपैरिजन करते हैं कि जो व्यक्ति, अब देखें ओपीएस कौन? जिन्होंने दिसंबर 2003 के पहले ज्वाइन किया है। एनपीएस कौन? जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद में ज्वाइन किया है और आज दिन तक भी ज्वाइन किया। और साथ ही कहें कि 1 अप्रैल 2025 तक में भी यदि राज्य सरकारें लागू नहीं करती और ज्वाइन करेंगे सब एनपीएस के क्राइटेरिया में आते हैं। तो अब ओपीएस और एनपीएस में देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस में लाभ होता है। अब लाभ किसका होता था? क्योंकि ओपीएस जब भी होता था तो ओपीएस में कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति ओल्ड पेंशन स्कीम में था तो उससे सैलरी से किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं होता था, केवल और केवल क्या करती थी? सरकार देती थी। अब रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को वेतन का 50% क्या होती थी? पेंशन मिलती थी। मतलब ओपीएस में कैसे लाभ मिलता था कि ओपीएस में सरकार केवल और केवल पैसा देती थी, कर्मचारी से किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं करती थी। और कितना देती थी? जो उसकी लास्ट सैलरी होती थी उसका एवरेज निकालने के बाद 50%, 12 महीने का एवरेज निकालने के बाद 50% क्या होती थी? पेंशन मिलती थी। अब जबकि अब ओपीएस का भुगतान कौन करती थी? तो सरकार अपने राजकोष से करती थी। लेकिन अभी मैं बीच में फिर देखो कि एनपीएस में क्या होता है? योगदान होता है। इसमें केवल और केवल ओपीएस में कर्मचारी को लाभ हो रहा था, एनपीएस में योगदान होगा। अब योगदान कैसे होगा? जहां पर ओपीएस में किसी भी प्रकार से कर्मचारी से पैसा नहीं काटा जाता था, एनपीएस में कर्मचारी से बेसिक वेतन का 10%, बेसिक वेतन जो होता था उसका 10% सरकार कटौती करती थी और उसे क्या करती थी? उसे अपने पास में सुरक्षित कर लेती थी डीए का हिस्सा मिलाने के बाद में। अब यदि कोई व्यक्ति होगा तो ओपीएस में तो किसी प्रकार की कटौती नहीं होती थी, एनपीएस में 10% काटती थी। साथ ही जो ओपीएस का भुगतान क्या करती थी? सरकार अपने राजकोष में से होता था। अब एनपीएस में क्या हुआ कि ये जो पैसा है कि सरकार शेयर मार्केट में लगाती है और ये शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए सुरक्षित नहीं होता था कि ज्यादा भी मिले कि कम भी मिले। साथ ही आप देखेंगे कि ओपीएस में 20 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलती थी। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन मिलती थी। किसमें? ओपीएस में। ये आप पूरा कॉलम देखेंगे तो ओपीएस है। ओपीएस में जीपीएफ का भी प्रावधान था और 6 माह बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान था कि 6 महीने पर डीए जो होता था वो इंप्रूव होते जाता था। ये सब पूरी आप ओपीएस में देखेंगे, किसी प्रकार की कटौती नहीं, लाभ होगा और सरकार के राजकोष से मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलेगी। जीपीएफ का भी प्रावधान था, 6 महीने में ये चीजें होती रहती थी। लेकिन एनपीएस में क्या था? एनपीएस में योगदान किसका था? सरकारी कर्मचारियों, मतलब जो शासकीय सेवक है उनकी ही सैलरी का बेसिक का 10% प्लस डीए को सरकार काटती है, उसे मिलाती है। अब उसे क्या करती थी? शेयर मार्केट में इस प्रकार से लगा देते थे। अब जब शेयर मार्केट में लगाती थी सरकार और उसके बाद में यदि एनपीएस का पैसा मिलेगा तो यदि पैसा मिलेगा तो उस पर टैक्स भी देना होता था, कि टैक्स का भी प्रावधान रखा था कि टैक्स भी देना होगा। साथ ही रिटायरमेंट के बाद में किसी भी प्रकार से कोई निश्चित पेंशन की बात नहीं थी एनपीएस में कि आपको कितना मिलेगा कितना नहीं, ये किसी प्रकार से बताया नहीं गया था। एनपीएस से रिटायरमेंट में पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। यदि आपने पूरी तरीके से आपका 100% है तो उसमें भी 40% क्या करेगा? एनपीएस का जो फंड मिलेगा उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, निवेश करना होगा। यदि पैसा मिलेगा तो भी टैक्स के थ्रू देना होगा। और 6 माह बाद भी मिलने वाले डीए का प्रावधान किसी भी प्रकार से नहीं था। अब आप देखेंगे यूपीएस तो अभी लाइए, लेकिन ओपीएस और एनपीएस में कितना बड़ा डिफरेंस था। इसी का विरोध शासकीय कर्मचारी कर रहे थे। अब उसी में हम और देखें कि ये तो हमने ओपीएस और एनपीएस की चीजें देख ली, आपसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा, लेकिन अब बेसिक सैलरी का 10% प्लस डीए क्या होता था? एम्प्लॉय को ही जमा करना होता था। और इसी के बाद में अभी हम और देखेंगे कि इसमें जो 10% तो लिया जाता था, साथ ही 14% सरकार अपनी ओर से मिलाती थी एनपीएस में जो आपका अकाउंट रहेगा उसमें। तो उसको भी अभी हम आगे और कंपैरिजन में देखेंगे। अब यहां पर कंपैरिजन हम देखेंगे कि एनपीएस जो अभी तक चली आ रही योजना, यूपीएस जो अब नहीं आई है, अब उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कि पहले तो ओपीएस थी,
अनफंडेड कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी। अनफंडेड कंट्रीब्यूटरी मतलब ओपीएस में हमने देखा कि शासकीय सेवक को किसी भी प्रकार से अपना फंड नहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, नहीं उसमें मिलाना होता था। लेकिन एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है। एनपीएस में क्या होता था, इंप्लॉय को भी पैसा मिलाना होता था। साथ ही आप देखेंगे कि अब एनपीएस और यूपीएस में क्या समानताएं हैं। तो एनपीएस है और यूपीएस कि यूपीएस भी एक कंट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है। अब आप देखेंगे यहां से आपको वो चीजें समझ में आएगी कि जिसमें अभी भी कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, और एग्जैक्ट चीजें यहीं पर है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जैसे ओपीएस में किसी प्रकार का शासकीय कर्मचारी पैसा नहीं मिलाता था, एनपीएस में अपनी सैलरी की बेसिक का 10% प्लस डीए मिलाता था। अब जब 10% एम्प्लॉय अपनी ओर से मिलाता था तो उसी में 14% सरकार अपनी ओर से मिलाती थी, कि 10% एम्प्लॉय का लिया, 14% सरकार का लिया। कैसे? कंट्रीब्यूटरी फंडेड थी। लेकिन यदि यूपीएस आई है तो यूपीएस भी एक कंट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है, लेकिन इसमें 10% सैलरी तो एम्प्लॉय से ही ली जाएगी। साथ ही यदि कहा जाए तो 18.5% सरकार अपनी ओर से मिलाएगी। मतलब एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस आया, सरकार जो 14% मिलाती थी, अब यहां पर 18.5% सरकार अपनी ओर से मिलाएगी। मिनिमम पेंशन की भी सिक्योरिटी दे रही है। एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर्ड, देखो ये चीजें तो डिफरेंस समझ में आ गया कि सरकार ने यहां पर क्या किया, अपनी ओर से बढ़ाने की पैसे बढ़ा दिए 4.5%। साथ ही उसने मिनिमम पेंशन की भी बात कर दी कि मिनिमम पेंशन भी होगी जो एनपीएस में जिसका जिक्र नहीं था। अब एक पेच आता है कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो दिसंबर 2003 के बाद ज्वाइन हुए होंगे, साथ ही रिटायर्ड हो गए होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो 1 अप्रैल 2025 के पहले रिटायर्ड होने वाले हैं। अब इनके लिए तो एनपीएस चल रहा है। अब जिनकी ज्वाइनिंग यदि देखिए जो दिसंबर 2003 के पहले ज्वाइन हुए उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन हुए और 31 मार्च 2025 के पहले रिटायर हो जाएंगे। तो इनके लिए क्या है, तो इनके लिए फिर उन्होंने जिक्र किया है कि मार्च 25 तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कहाँ का? एनपीएस के तहत जो भी रिटायर्ड होंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जो पहले पैसा निकाल चुके उन्हें एडजस्ट करने के बाद में भुगतान होगा। मतलब यदि कोई एनपीएस में है तो वो व्यक्ति भी यूपीएस में जा सकता है। कैसे, उसको भी हम देखते हैं। एनपीएस की तरह 10% कंट्रीब्यूट यूपीएस में भी है। यूपीएस में एनपीएस और ओपीएस दोनों के लाभ शामिल है। अब दोनों के लाभ कैसे, दोनों के लाभ कहा गया है, लेकिन उन्होंने एक चीज देखी है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, और ये तो 10% यहाँ पे जमा करे, 10% यहाँ भी जमा करो। लेकिन ओपीएस का लाभ गिना दिया कि तुमको मिनिमम पेंशन मिलेगी, निश्चित पेंशन मिलेगी। तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि इस दोनों के लाभ शामिल है। सरकार 10% दोनों यहाँ भी काट रही थी, यहाँ पर भी काट रही थी, लेकिन यहाँ सरकार 14% मिला रही थी, यहाँ 18.5% मिला रही है। साथ ही हम और देखते हैं कि यूपीएस जो पेंशन है, अब आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आ गई होगी कि ओपीएस यूपीएस में क्या डिफरेंस है, एनपीएस यूपीएस में क्या डिफरेंस है, और ओपीएस और एनपीएस में भी क्या डिफरेंस है। और आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। जो व्यक्ति दिसंबर 2003 के पहले से ज्वाइन किया है वो आएगा ओपीएस में, 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस में, और उसी के बाद में 1 अप्रैल 2025 के बाद में यूपीएस में। लेकिन जो कर्मचारी यदि एनपीएस के तहत नौकरी कर रहा है और वो यदि यूपीएस में जाना चाहता तो वो भी जा सकता है। और ये इस वीडियो को देखने के बाद में आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अब यूपीएस में पेंशन कैसे बनेगी, अब उसे देखते हैं, और इसके बाद में आप इसके कंक्लूजन पे हम आएंगे कि न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। हमने जिक्र किया ही क्या, सरकार खुद बोल रही है कि 10 साल से कम भी सर्विस है तो आपको क्या होगा, कम से कम 10,000 रुपए आपकी सैलरी बनेगी। एनपीएस चुनने वाले यूपीएस में आ सकेंगे, डीए नहीं, डीआर मिलेगा। अब यदि एनपीएस वाला व्यक्ति यूपीएस में भी आ सकता है। अब देखें नई स्कीम किस तरह से फायदेमंद होगी। बेसिक सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। सरकार ने इसकी गारंटी दी है इसका कि यदि कोई व्यक्ति, अब कितनी मिलेगी कैसे मिलेगी उस पर भी हम आते हैं। तो यदि आप जैसे भी जॉब कर रहे हैं, जैसे भी आप 25 साल से ज्यादा है तो वो लेवल का होगा, 25 से 10 के बीच में है तो कितनी पेंशन मिलेगी, 10 से कम तो कम से कम 10,000 तो पेंशन ही है। तो सरकार ने बेसिक सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, ये सरकार ने गारंटी दी है। अब दूसरी बात आती कि कैसे गणना करेंगे कि हमारी 50% कैसे होगी। तो सरकार ने गणना का एक फार्मूला क्या होगा कि जिस दिन आप रिटायर्ड होंगे उससे
पहले के 12 महीनों की बेसिक सैलरी। मतलब यदि कोई व्यक्ति अगस्त 2025 में रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी चीजें देखी जाएगी कि 1 सितंबर अगस्त में रिटायर्ड हो रहा है, मतलब 31 जुलाई तक वो जॉब कर रहा है। अब उसे देखेंगे कि 1 अगस्त 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक उसकी कितनी सैलरी थी। इन पूरे 12 महीनों का एक एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज मतलब किसी महीने ज्यादा होगी, किसी महीने कम, थोड़ा जो डीए का जो भी डिफरेंस आएगा उससे कम, उसका एक एवरेज निकालेंगे। और एवरेज जितना निकलेगा उसका 50% एवरेज निकाला जाएगा। उसकी 50% राशि उसके पेंशन के रूप में मिलेगी। मतलब आपकी फिक्स है, जब आप रिटायर्ड होने वाले हैं उसके पहले के 12 महीनों की सैलरी का एवरेज निकालो बेसिक का, उस बेसिक सैलरी के एवरेज का 50% आपको पेंशन मिलेगी। 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी कि नौकरी को कम से कम 25 साल होने चाहिए। और यही बात को हम लेकर के आए थे सबसे शुरू में कि 25 साल तक की नौकरी तो यह पेंशन मिलेगी, 10 साल से 25 साल मतलब 25 साल से कम और 10 साल से अधिक की नौकरी तो यह पेंशन मिलेगी। तो ये लिखा है कि नौकरी को कम से कम 25 साल होने चाहिए, तब आपको 50% की राशि मिलेगी। एक चीज आती है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। अब रेट्रोस्पेक्टिव वही चीज कि यूपीएस का फायदा वे भी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए। देखिए जो व्यक्ति अभी भी वर्तमान में जॉब में है वो एनपीएस के तहत यूपीएस में इसे ही चले जाएगा। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव ये कि यहां पर यूपीएस का फायदा कि 2004 के बाद में रिटायर्ड हो गए हैं, सरकार ब्याज के साथ एरियर देगी, ब्याज पीपीएफ की दर पर मिलेगा। तो वो व्यक्ति जो इसके तहत रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कैसे, अब उनकी चीजें देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने पैसा निकाल लिया तो पैसा काटने के बाद में उसे मिलेगा, और इसी के साथ में सरकार क्या करेगी, ब्याज के साथ एरियर देगी और पीपीएफ दर पर ब्याज मिलेगा। यूपीएस का और भी कोई फायदा है क्या? तो यूपीएस में हमने देखा था कि आईसीडब्ल्यूआई जो थी उसने ऑल इंडिया जो हमने वर्कर्स देखा था वो डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से महंगाई चल रही है। जैसे डीआर जिसे आप बोल रहे थे डीआर, तो यूपीएस का फायदा कि महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। महंगाई सूचकांक कैसे कैसे महंगाई बढ़ती जाएगी उसको शामिल किया गया। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी महंगाई राहत डीआर भी बढ़ती रहेगी। जैसे 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 महंगाई बढ़ती जाएगी डीआर का भी अपना रेशो बढ़ता जाएगा। और वो तीनों प्रकार की पेंशन पे है, पेंशन पे भी, एस्योर्ड फैमिली पेंशन पे भी, एस्योर्ड मिनिमम पेंशन पे भी, इन तीनों पर लागू होगा और इसी के तहत निकाला जाएगा। यूपीएस में इसका भी फायदा होगा। अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ी यदि डिफरेंस चीजों में आ रहा है तो ओपीएस और यूपीएस। देखो एनपीएस से तो अब धीरे से सब लोग मूव हो जाएंगे यूपीएस की ओर। अब इस पूरे वीडियो में भी यदि आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो एक जहां तक हम समझ पाए हमें क्या डिफरेंस समझ में आया कि ओपीएस होती थी तो ओपीएस में किसी भी प्रकार से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता था, उसकी सैलरी से किसी प्रकार से सरकार डिडक्ट नहीं करती थी। लेकिन यूपीएस में क्या है कि सरकार ने एम्प्लॉय की सैलरी से भी डिडक्ट करना स्टार्ट किया कि एम्प्लॉय 10% देगा अपनी बेसिक सैलरी का, सरकार उसमें मिलाएगी और उसके बाद में ये सब चीजें निकाली जाएगी। इसी के बाद में अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है। इसी के साथ में आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आप भाई बहन का जो पर्व होता है रक्षाबंधन पर भी मनाया जाता है, साथ ही जन्माष्टमी पर भी मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी प्रकार से आज हमने वीडियो देखा, इसके तहत आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो आपके डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस में डिफरेंस है। और इससे आपको बहुत सारी चीजों में समझ में भी आ जाएगा कि सरकार यूपीएस लेकर के आई तो क्या क्या फायदा होने वाला है, कितना ओपीएस से डिफरेंस है, एनपीएस से कितना डिफरेंस है, ये सभी चीजें मिलेगी। साथ ही आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप भाई बहन का प्यार इसी प्रकार से बना रहे, भगवान की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।